हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जीई का पीपल मैनेजमेंट 7th सेमेस्टर बीकॉम, इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रह गए थे यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है एंड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच गए हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, टीम निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए तथा प्रभावी टीम के गुण बताइए। टीम कैसे बनाई जाती है एंड एक प्रभावी टीम के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए देखते हैं। टीम निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों को साझा लक्ष्य, सहयोग और समन्वय के आधार पर एक प्रभावी इकाई में बदला जाता है। मतलब टीम जो है, आप मान सकते हैं टीम जो है एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक समूह होता है उन लोगों का जिनका कॉमन गोल होता है, जिनका साझा लक्ष्य होता है, ठीक है। एक ऐसा समूह जिसमें सभी मेंबर्स, सभी सदस्यों का एक ही लक्ष्य होगा, ठीक है। एंड सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और समन्वय करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्ति जब साझा लक्ष्य, सहयोग और समन्वय के आधार पर एक इकाई में आ जाते हैं, एक समूह में आ जाते हैं, तो उसी को टीम कह दिया जाता है, ठीक है। टीम निर्माण का उद्देश्य केवल लोगों को एक साथ लाना नहीं होता, बल्कि उन्हें एक दूसरे पर विश्वास करने, जिम्मेदारी साझा करने और उच्च प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाना होता है, ठीक है। टीम बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को एक साथ लेकर आए, एक दूसरे पर लोग विश्वास करें, ठीक है, जिम्मेदारी साझा करें एंड अच्छा प्रदर्शन करें। टीम इसलिए भी बनाई जाती है ताकि जितने भी लोग हैं जो कि उस टीम के मेंबर्स हैं, उनका साझा लक्ष्य है, तो वो उस साझा लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ठीक है। उनका जो कॉमन गोल है वो उस गोल को अचीव कर सकें, इसलिए भी टीम बनाई जाती है। वो बोलते हैं ना, एकता में शक्ति होती है, ठीक है। एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो एक व्यक्ति उस गोल को अचीव नहीं कर सकता अकेले अपनी मेहनत से, लेकिन अगर उसके साथ पूरे 10-15 लोग आ जाएंगे या एक समूह जुड़ जाएगा उसके साथ पूरा, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी, ठीक है। तो टीम इसलिए भी बनाई जाती है ताकि अच्छा प्रदर्शन हो और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा साझा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। टीम निर्माण के चरण क्या होते हैं? सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता। ये देखा जाता है सबसे पहले कि टीम का उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, टीम निर्माण करने से पहले लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं कि हम टीम बना क्यों गए हैं एंड हमारी टीम में जो मेंबर्स होंगे उनका कॉमन गोल क्या होगा, साझा लक्ष्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। ये स्पष्ट होना चाहिए। संगठन के विजन मिशन से तालमेल आवश्यक है। संगठन का विजन क्या है, मिशन क्या है, मतलब संगठन के जो लोग हैं उनकी दृष्टि में कौन सा मिशन है जो उनको पूरा करना है, कौन सा गोल है जो उनको अचीव करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें गोल ही नहीं पता कि हमारा उद्देश्य क्या है, एक जगह एक ही समूह में जुड़ने का, तो हम टीम अगर बना भी लेंगे तो वो टीम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी, ठीक है। टीम तभी अच्छे से सफलतापूर्वक चल सकती है, काम कर सकती है, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीम सदस्यों का चयन। टीम सदस्य जो होते हैं इनका चयन कौशल, अनुभव और विविधता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। सही व्यक्ति को सही भूमिका दी जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट होता है वही काम उसे सौंपा जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो काम करने की अच्छी क्षमता होती है वही काम उसे दिया जाता है टीम में, ठीक है। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण, प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट कर दी जाती है कि ये सदस्य जो है ये काम करेगा, ये सदस्य ये काम करेगा। इस तरीके से जितने भी सदस्य हैं सबको जिम्मेदारी और काम सौंप दिए जाते हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो और भी जल्दी हो जाए, लक्ष्य को हम और भी जल्दी अचीव कर पाए, ठीक है। ओवरलैप और भ्रम से बचाव करने के लिए भी ऐसा किया जाता है ताकि जो टीम मेंबर है वो कंफ्यूज ना हो कि हम करें क्या है।
अगर उनको पहले से बता के रखा जाएगा कि आपको ये काम करना है तो वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपने काम में लगे रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए भी ओवरलैप और भ्रम से बचाव के लिए भी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण कर दिया जाता है। मतलब भूमिका और जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि कौन सा मेंबर क्या काम करेगा, कौन से मेंबर की क्या भूमिका होगी टीम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपसी विश्वास और संचार का विकास। खुला संवाद किया जाता है, टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनसे ओपनली बातचीत की जाती है, पूरी पारदर्शिता होती है, आपसी विश्वास विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब आपसी विश्वास कैसे विकसित होगा? जब संचार होगा, जब बातचीत होगी। ठीक है, जब टीम के लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करेंगे तो उनके बीच विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो पारदर्शिता आएगी और हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करेगा। ठीक है, एंड सुनने की संस्कृति भी विकसित होगी कि व्यक्ति सिर्फ बोले बोले ना बल्कि सुने भी। ठीक है, सहयोग और समन्वय बढ़ेगा, सहयोग और समन्वय बढ़ाना भी टीम का उद्देश्य होता है। ठीक है, एंड टीम निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य चरण होता है। टीम में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय करें, सामूहिक निर्णय और साझा प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, साझा प्रयास किए जाते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग पर बल दिया जाता है। ठीक है, किस पर बल दिया जाता है? सहयोग पर, कि सभी एक दूसरे को सहयोग दे, एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, एक दूसरे को हेल्प दे, सहयोग दे। संघर्ष प्रबंधन, कई बार क्या होता है टीम में, क्योंकि विविधता होती है, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, तो कई बार उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। ऐसी स्थिति में मतभेदों को रचनात्मक रूप से सुलझाया जाता है, व्यक्तिगत टकराव रोकने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण और विकास, टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके कौशल में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नई चुनौतियों के लिए हर मेंबर को तैयार किया जाता है, ये भी टीम निर्माण का ही एक चरण है, स्टेप है। प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है और फीडबैक दिया जाता है, कौन सा टीम मेंबर कैसा प्रदर्शन कर रहा है इसका मूल्यांकन किया जाता है, हर मेंबर के काम का मूल्यांकन किया जाता है कि ये मेंबर कैसे काम कर रहा है, नियमित समीक्षा होती है। ठीक है, मतलब नियमित रूप से चेक किया जाता है हर मेंबर की परफॉर्मेंस को, एंड फिर उसको फीडबैक भी दिया जाता है अगर सुधार की ज़रूरत है तो। सकारात्मक और सुधारात्मक फीडबैक दिए जाते हैं, नकारात्मक फीडबैक नहीं देना चाहिए, नकारात्मक फीडबैक देंगे तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई टीम मेंबर है वो कुछ गलती कर रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, बस अगर आप इसमें थोड़ा सुधार कर लें एंड इसको थोड़े इस तरीके से करें, जो भी चीज़ है XYZ उसमें थोड़ा सुधार कर लें तो आपकी परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हो जाएगी, आप और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सकारात्मक फीडबैक देना है, सुधारात्मक फीडबैक देना है। ठीक है, नकारात्मक नहीं देना। आइए अब देखते हैं प्रभावी टीम के गुण क्या होते हैं। प्रभावी टीम के गुण ये है कि स्पष्ट लक्ष्य होता है, सभी सदस्यों को पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, सभी समझते हैं, अपने लक्ष्य को स्वीकार करते हैं। पारस्परिक विश्वास होता है, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे पर भरोसा होता है, एक दूसरे का सभी सम्मान करते हैं। प्रभावी संचार होता है, सभी टीम मेंबर स्पष्ट, खुला और दो तरफा संवाद करते हैं। दो तरफा संवाद का यहाँ पे मतलब है कि अपनी राय तो देते ही है, साथ में दूसरे की राय भी सुनते हैं, दूसरे के विचारों को भी ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद बोलते हैं एंड दूसरे की बात सुननी है, नहीं, संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। ठीक है, पूरक कौशल मतलब विभिन्न कौशलों का संतुलित संयोजन करते हैं ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सके। साझा जिम्मेदारी, जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो समझते हैं कि सफलता और असफलता दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी सभी लोगों की है। सफलता मिली तो भी पूरी टीम मेंबर जिम्मेदार होंगे एंड असफलता मिली तो भी सभी जिम्मेदार होंगे। ठीक है, मजबूत नेतृत्व होता है, अच्छी टीम वो होती है जिसमें जो लीडर होता है वो मजबूत हो, अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हो, मार्गदर्शन देने वाला हो, सहयोगी नेतृत्व करने वाला हो। ठीक है, सकारात्मक समूह भावना होती है, हम की भावना होती है ना कि मैं की। टीम, एक बेहतर टीम वो होती है जिसमें सभी मेंबर्स कोई भी काम हम की भावना से करें कि ये काम हम सब कर रहे हैं, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने किया। ठीक है, हम की भावना होनी चाहिए। उच्च प्रेरणा और प्रतिबद्धता, टीम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए हर मेंबर की। ठीक है, उत्साह होना चाहिए कुछ नया करने का। टीम में लचीलापन होना चाहिए कि बदलती परिस्थितियों में अनुकूलन कर सकें। ठीक है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकें।
निरंतर सुधार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। टीम में जो मेंबर्स हैं उनको भी रेडी रहना चाहिए लगातार सुधार करने के लिए, क्योंकि टाइम के साथ सुधार की ज़रूरत पड़ती है। एंड निरंतर सुधार की प्रवृत्ति टीम की होनी चाहिए। निष्कर्ष देखिए, टीम निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है, ना कि एक बार की गतिविधि। जो संगठन प्रभावी टीमों का निर्माण करते हैं वो बेहतर निर्णय, उच्च उत्पादकता और सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करते हैं। ठीक है, बेहतर निर्णय ले पाते हैं वो, उत्पादकता उच्च होती है, प्रदर्शन अच्छा कर पाते हैं। एंड इसलिए कह सकते हैं कि मजबूत टीमें ही मजबूत संगठनों की नींव होती है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीम गोल्स, टीम आइडेंटिटी एंड टीम चार्टर की अवधारणा को समझाइए। तो आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक्स, टीम भूमिकाएं, ठीक है, टीम पहचान और टीम चार्टर। आइए सबसे पहले हम देखते हैं टीम भूमिकाएं क्या होती हैं, इसकी अवधारणा क्या है। टीम भूमिका, टीम भूमिकाएं अगर हम अर्थ देखें तो ये वो जिम्मेदारियां और व्यवहार होते हैं जो टीम का प्रत्येक सदस्य टीम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निभाता है। टीम में मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, तो वो 10 के 10 जो मेंबर्स हैं वो अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो उनका कॉमन गोल है, हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो ही टीम भूमिकाएं कहलाती हैं। हर सदस्य की भूमिका अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी भूमिकाएं मिलकर टीम को सफल बनाती हैं। आइए देखते हैं टीम भूमिकाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहले आती है नेतृत्व भूमिका। टीम में एक व्यक्ति होता है जिसकी भूमिका होती है नेतृत्व करने की। वो क्या करता है, दिशा निर्देश देता है, गाइडेंस देता है कि क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है। निर्णय लेने का काम भी टीम लीडर का होता है। एंड वो टीम को प्रेरित भी करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, ताकि टीम का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। एक होता है समन्वयक, कोऑर्डिनेटर। वो क्या करता है, टीम के मेंबर्स के बीच में तालमेल बनाने का प्रयास करता है, कार्यों का वितरण करता है, हर व्यक्ति के बीच में कार्यों को बांटता है, ठीक है, वितरित करता है। जो भी व्यक्ति है उसको उसकी क्षमता के अनुसार, उसके कौशल के अनुसार ही कार्य सौंपता है, ठीक है, ताकि टीम जल्दी से जल्दी गोल को अचीव कर सके, जो उसका गोल है, जो उसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विशेषज्ञ या तकनीकी भूमिका, स्पेशलिस्ट। टीम का एक स्पेशलिस्ट भी होता है जिसको विशिष्ट ज्ञान या कौशल प्राप्त होता है, ठीक है, इसी के आधार पे वो दूसरों की मदद करता है। एक होता है कार्यान्वयनकर्ता, इम्प्लीमेंटर। ये क्या करता है, टीम जो भी निर्णय लेती है, टीम लीडर जो भी निर्णय लेता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, योजनाओं को व्यवहार में बदलता है, ठीक है। एक होता है समस्या समाधान करता। अब ये जो होता है, ये टीम की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनता है एंड उन्हें हल करने का प्रयास करता है। टीम मेंबर्स के बीच में अगर मतभेद हो जाए तो उन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करता है, ठीक है। एक होता है सहायक समर्थक भूमिका, ठीक है, इसमें क्या होता है, सहयोग, उत्साह और सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये है टीम भूमिकाएं, टीम भूमिकाओं के प्रकार। आइए अब देखते हैं टीम भूमिका का महत्व क्या होता है। तो इसका महत्व ये है कि इससे कार्यों में स्पष्टता आती है, टकराव कम होता है एंड टीम का प्रदर्शन बेहतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीम पहचान, मतलब टीम आइडेंटिटी। टीम पहचान का मतलब है साझा भावना और अपनत्व, साझा भावना और अपनत्व, जिसके माध्यम से टीम के सदस्य स्वयं को हम के रूप में देखते हैं। टीम की एक पहचान होती है, ठीक है, एक साझा भावना होती है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, जो भी टीम का मेंबर होता है या उस टीम से जुड़ा होता है। एंड उनके बीच में आपस में भावना होती है, हम की भावना। वो सोचते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा, ठीक है। हर मेंबर ये सोचता है कि जो भी काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा। उनके मन में मैं की भावना नहीं होती, हम की भावना होती है। यही होती है टीम आइडेंटिटी, ठीक है। टीम पहचान के तत्व क्या है, साझा लक्ष्य होता है, सभी एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, उद्देश्य सबका एक ही है कि हमें अपना लक्ष्य जो है वो मिले। साझा लक्ष्य जो हमारा है, जो कॉमन गोल है हमारा, हम सभी का एक ही लक्ष्य है, वो हम प्राप्त कर सकें। जैसे टीम ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होती है, जितने भी स्पोर्ट्स मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन सबका कॉमन गोल होता है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, या हमें ओलंपिक जीतना है, ठीक है, या हमें ट्रॉफी जीतनी है, या हमें देश का नाम रोशन करना है। सारे टीम मेंबर का एक ही गोल होता है, ठीक है। इसके अलावा सामूहिक मूल्य और विश्वास होता है।
ठीक है। टीम का नाम, प्रतीक या पहचान चिन्ह सभी जो है उससे जुड़े होते हैं। ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे पर पूरा विश्वास होता है। ठीक है। एंड टीम का नाम, प्रतीक, पहचान चिन्ह, इन सब से हर मेंबर जुड़ा होता है भावनात्मक रूप से। ठीक है। सभी का गर्व और भावनात्मक जुड़ाव होता है। आइए अब देखते हैं टीम पहचान के लाभ क्या है। इससे टीम में एकता और विश्वास बढ़ती है। सदस्य अधिक प्रतिबद्ध होते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, करते हैं। ठीक है। इससे कार्य संतुष्टि और मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है जितने भी मेंबर्स हैं उनका। ठीक है। अपने कार्य में संतुष्टि प्राप्त होती है उनको। टीम बाहरी दबावों का बेहतर सामना कर पाती है। जो टीम है वो बाहरी दबाव जो है उनका बेहतर तरीके से सामना कर पाती है। ठीक है। उनको टैकल कर पाती है इफेक्टिवली। नेक्स्ट आता है टीम चार्टर। टीम चार्टर क्या होता है? ये एक लिखित दस्तावेज होता है जो टीम के उद्देश्य, भूमिकाएं, नियम और कार्य प्रणाली को स्पष्ट करता है। हर टीम का एक लिखित दस्तावेज होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस टीम के उद्देश्य, भूमिकाएं, नियम और कार्य प्रणाली लिखी होती है। किस टीम का उद्देश्य क्या है, इसको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, भूमिकाएं क्या होगी, कौन से मेंबर की क्या भूमिका होगी, मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, उनकी भूमिकाएं लिखी होती हैं, टीम के हर मेंबर को कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं वो नियम लिखे होते हैं, एंड टीम कैसे काम करेगी वो कार्य प्रणाली इसमें लिखी होती है। ठीक है। इसे टीम की मार्गदर्शिका या टीम चार्टर कहा जाता है। ठीक है। टीम चार्टर के मुख्य घटक क्या है? इसका उद्देश्य। ठीक है। टीम चार्टर में मतलब क्या क्या शामिल किया जाता है, मुख्य घटक मतलब कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो इसमें टीम का उद्देश्य लिखा जाता है, कौन से सदस्य की क्या भूमिका और जिम्मेदारी होगी ये लिखा जाता है, कार्य सीमा होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया लिखी होती है कि कैसे निर्णय लिया जाएगा, संवाद और बैठक के नियम क्या होंगे वो लिखे होते हैं, समय सीमा और अपेक्षित परिणाम लिखा होता है। ठीक है। कि कितनी समय सीमा के अंदर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वो लिखा होता है। ठीक है। महत्व क्या है इसका? टीम चार्टर का महत्व है कि ये भ्रम और मतभेद कम करता है, उत्तरदायित्व तय होता है, टीम अधिक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित होती रहती है। ठीक है। टीम ज़्यादा अनुशासित बनती है, लक्ष्य केंद्रित बनती है, नए सदस्यों को दिशा मिलती है। जो न्यू मेंबर्स हैं उनको पता चलता है कि हाँ ये टीम जो है ये कैसे काम कर रही है, कैसे ये अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी। ठीक है। क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा होता है टीम चार्टर में, तो नए मेंबर जो है उनको भी गाइडलाइन मिल जाती है इसको पढ़कर। ठीक है। एंड टीम इससे अनुशासित बनती है, लक्ष्य केंद्रित होती है। ठीक है। टीम के मेंबर्स में भी इससे अनुशासन आता है। ठीक है। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। टीम की सफलता के लिए स्पष्ट टीम भूमिकाएं, मजबूत टीम पहचान और सुव्यवस्थित टीम चार्टर तीनों की आवश्यकता है, तभी टीम सफल हो पाती है। ये तीनों मिलकर टीम को प्रभावी, संगठित और परिणामोन्मुखी बनाते हैं। परिणामोन्मुखी का मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेड, कि टीम ऐसा काम करे कि रिजल्ट बेहतर मिले। ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप ये भी अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है। एम्प्लॉय फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है ये क्या है? ये एक आधुनिक प्रबंधन दृष्टिकोण है, मतलब कि मैनेजमेंट के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। इसके अनुसार कर्मचारियों को संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जो कर्मचारी हैं उनको सबसे ऊपर माना जाता है किसी भी संगठन में, क्योंकि कर्मचारी ही क्या कर रही है, उस संगठन को आगे बढ़ा रही है, कर्मचारी ही काम कर रही है। अगर कर्मचारी काम ना करे, हड़ताल कर दे या काम करना बंद कर दे तो संगठन जो है वो भी बंद हो जाएगा, संगठन भी काम नहीं कर पाएगा, संगठन चल नहीं पाएगा। तो संगठन जो है उसको कौन चलाता है? कर्मचारी चलाते हैं, एम्प्लॉयज़ चलाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटी दी जाए, एम्प्लॉयज़ यानी कि कर्मचारियों की बातें सुनी जाए। ये मान्यता रखता है कि यदि कर्मचारी संतुष्ट, प्रेरित और सशक्त होंगे तो वो अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देंगे। ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि कर्मचारियों को जितना हो सके खुश रखना है, संतुष्ट रखना है, प्रेरित रखना है। ठीक है। अगर कर्मचारी प्रेरित नहीं रहेंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए कर्मचारियों को टाइम टू टाइम प्रेरित भी करना है, मोटिवेट करना है, एंड उनको संतुष्ट रखना है, खुश रखना है, एंड उन्हें सशक्त बनाना है।
ताकि वो अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके, या जो भी लोग सर्विस लेने वाले हैं, जो भी लोग उस संगठन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि उनको कर्मचारी बेहतर सेवा दे सके। ये संगठन की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करता है, ठीक है। जब कर्मचारी खुश होंगे, सक्षम होंगे, तभी ग्राहक खुश होंगे। ये जो रणनीति है ये पारंपरिक कस्टमर फर्स्ट दृष्टिकोण से अलग है। लोगों को लागत नहीं बल्कि पूंजी मानती है। ये मानती है कि लोग जो है वो लागत नहीं है बल्कि लोग पूंजी है, ठीक है, क्योंकि लोगों से ही तो धन आ गए संगठन को चलाने के लिए। तो एंड लोग तभी खुश रहेंगे जब एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ दुखी है तो वो लोगों को अच्छी सेवा नहीं दे पाएंगे, लोगों को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे लोग जो है वो भी उस संगठन से फिर जुड़ेंगे नहीं, लोग भी उस संगठन को छोड़ देंगे। तो इसलिए संगठन की सफलता किस पर निर्भर करती है? एम्प्लॉयज़ पर। अब ये जो सिद्धांत था, ये जो अवधारणा थी एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड की, ये मॉडल विशेष रूप से नंदन नीलेकनी विनय नायर जो थे, जो कि HCL टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन में कर्मचारी ही वास्तविक मूल्य सृजन करता है, ठीक है। जो वैल्यू ऐड हो रही है वो कौन कर रहा है? कर्मचारी कर रहा है। प्रबंधन की भूमिका कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए है, ठीक है। प्रबंधन ऐसे करना है जिससे कर्मचारी सक्षम बने, उनकी योग्यता बढ़े, उनका कौशल बढ़े। ग्राहक संतुष्टि कर्मचारी संतुष्टि का परिणाम है। ग्राहक तब संतुष्ट होंगे जब कर्मचारी संतुष्ट रहेगा, ठीक है। इस मॉडल के प्रमुख तत्व क्या है? कर्मचारियों को सशक्त बनाना है, पारदर्शिता और खुला संवाद, मतलब कि कर्मचारी जो है उनसे खुला संवाद करना, उनसे पूछना है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, या उनकी समस्याएं क्या है जिनका वो समाधान चाहते हैं, ठीक है। तो खुला संवाद करना है, पारदर्शिता होनी चाहिए, नेतृत्व की जवाबदेही, जो भी लीडरशिप कर रहा है उस संगठन में, जो भी लीडर है, जो भी टॉप अथॉरिटी है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए कर्मचारियों के प्रति, ठीक है, कि कर्मचारी उससे सवाल जवाब कर सके, पूछ सके। विश्वास आधारित संस्कृति होनी चाहिए, कर्मचारियों पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। निरंतर सीख और नवाचार, लगातार कर्मचारियों को कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी लाती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस मॉडल के प्रमुख तत्व हैं। आइए अब देखते हैं एम्प्लॉय फर्स्ट स्ट्रेटजी के लाभ क्या है। आइए इसके लाभ देख लेते हैं, पॉजिटिव पक्ष क्या है इसका। तो सबसे पहले आता है उच्च कर्मचारी प्रेरणा और जुड़ाव, ठीक है। एम्प्लॉय फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है ये कर्मचारियों को प्रेरणा देता है, ठीक है, और जुड़ाव महसूस करवाता है। कर्मचारी स्वयं को मूल्यवान समझने लगते हैं, ठीक है। बेहतर सेवा गुणवत्ता, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं वो फिर बेहतर सेवा देते हैं ग्राहकों को। जब कर्मचारी खुद खुश होंगे तो ही वो ग्राहकों को बेहतर सेवा दे पाएंगे, बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे, दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नवाचार और रचनात्मकता में वृद्धि। जब कर्मचारी खुश होते हैं तो वो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो रचनात्मकता है वो बढ़ती है, ठीक है। वो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं। सुरक्षित और खुला वातावरण नए विचारों को जन्म देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मचारी टर्नओवर में कमी। अगर कर्मचारी संतुष्ट होंगे, ठीक है, तो वो संगठन से लंबे टाइम से तक जुड़े रहेंगे, ग्राहक भी संगठन से जुड़े रहेंगे। तो इससे कर्मचारी टर्नओवर में कमी आती है। मतलब टर्नओवर क्या है कि कर्मचारी उस संगठन को छोड़कर नहीं जाएंगे। कोई फर्म है, कोई संगठन है जहाँ पे कर्मचारियों को दुखी रखा जाता है तो कर्मचारी उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उस संगठन से चले जाएंगे। लेकिन अगर वो संगठन कर्मचारियों की ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है तो कर्मचारी क्या करेंगे? उस संगठन में जुड़े रहेंगे, वहीं पे बने रहेंगे, एंड इससे कर्मचारी टर्नओवर में कमी आएगी, ठीक है। कर्मचारी उस संगठन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मजबूत संगठनात्मक संस्कृति, अब इससे क्या होता है? विश्वास और सहयोग की भावना विकसित होती है। आइए अब इसकी आलोचनात्मक व्याख्या देख लेते हैं। इसमें ग्राहक की उपेक्षा का जोखिम होता है। कभी कभी ये ज़्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक हो जाता है, ये जो दृष्टिकोण है, कि इसमें बिल्कुल कर्मचारी के बारे में ही कई बार ज़्यादा सोच लिया जाता है, जिसकी वजह से ग्राहक की उपेक्षा हो जाती है, ग्राहकों की अपेक्षा पीछे रह जाती है, ठीक है। एंड ये सभी उद्योगों में उपयुक्त नहीं होता। सेवा क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी होता है, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा प्रभावी होता है ये। लेकिन संकट प्रबंधन की स्थितियों में या विनिर्माण में इसका प्रभाव सीमित हो जाता है, ठीक है। एंड कमज़ोर कर्मचारी जो है वो इसका गलत उपयोग कर सकते हैं।
हर कर्मचारी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता एंड कई कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है निर्णय प्रक्रिया में जटिलता। कुछ लोग इस चीज़ में आलोचना करते हैं कि इसमें निर्णय लेने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ही जटिलता होती है निर्णय प्रक्रिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि अत्यधिक सहभागिता से निर्णय लेने में देरी हो जाती है। अब ये जो मॉडल है ये बोलता है कि कोई भी निर्णय लिया जाए संगठन में तो उस निर्णय में सभी कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए, सभी कर्मचारी उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा, आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा होगा सभी कर्मचारी निर्णय प्रक्रिया में शामिल होंगे, सभी से राय ली जाएगी कि ये निर्णय सही है या नहीं, या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए या नहीं, तो कितना टाइम लग जाएगा निर्णय लेने में। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि अत्यधिक सहभागिता से निर्णय लेने में देरी हो जाती है। नेक्स्ट है नेतृत्व पर अतिरिक्त दबाव। प्रबंधकों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनना पड़ता है, तो इससे नेतृत्व पर, लीडर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए एम्प्लॉय फर्स्ट बनाम कस्टमर फर्स्ट में संतुलन की आवश्यकता है। कर्मचारी और ग्राहक एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आदर्श स्थिति में अगर देखें तो अगर एम्प्लॉय फर्स्ट होगा, एम्प्लॉय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो वो बेटर परफॉर्मेंस देगा, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो यही सही है कि एम्प्लॉय को ज़्यादा सेटिस्फाई किया जाए, एम्प्लॉय को ज़्यादा खुश रखा जाए ताकि ग्राहक भी खुश हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्मचारियों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन विकसित करने की विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है आइए देखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब कि आंतरिक प्रेरणा, किसी भी काम को करने की अंदर से जो प्रेरणा आती है, मोटिवेशन आता है, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये वो प्रेरणा होती है जो व्यक्ति को अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें व्यक्ति किसी बाहरी पुरस्कार के लिए काम नहीं करता। बाहरी पुरस्कार जैसे वेतन या पदोन्नति, प्रमोशन के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं करता, बल्कि वो इसलिए काम करता है कि उसको काम करने से, वो चीज़ करने से संतुष्टि मिलती है, उसकी उस काम में रुचि है, उसको गर्व महसूस होता है और उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता है, वो आत्मसंतोष महसूस करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप इंजीनियर बन गए। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, दो स्थिति होती है। एक तो आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए, ठीक है, उसमें आपको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल दुखी होकर जाएंगे, काम करेंगे और फिर दुखी होकर वापस आ जाएंगे। एक होता है आप अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए, आपको वो काम करने में मज़ा आता है। अगर आपको कोई पैसा नहीं देगा तब भी वो आप काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो वेतन या पदोन्नति के लिए नहीं होता, बल्कि जो इसलिए आता है हमारे अंदर से क्योंकि हमें उस काम से संतुष्टि मिल गई है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो हमारे अंदर से हमें प्रेरणा देता है कि हमें ये काम करना चाहिए क्योंकि उस काम से हमें संतुष्टि मिलती है, उसमें हमारी रुचि है। सरल शब्दों में कहे तो जब व्यक्ति काम इसलिए करता है क्योंकि उसे काम पसंद है, ना कि केवल वेतन के लिए या पुरस्कार के लिए, तो वही इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। कर्मचारियों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन विकसित करने की विधि क्या है कि कर्मचारी वेतन तो चलो एक्स्ट्रा चीज़ है, वेतन तो उसका एक पारिश्रमिक है कि उसने काम किया है तो उसकी मेहनत के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कर्मचारियों के अंदर अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होगा, अगर वो सिर्फ वेतन के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि अपनी रुचि के लिए, अपनी खुशी के लिए भी काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, काम वो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, खुश मन से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या विधियां हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन विकसित करने की? कई विधियां हैं। पहला है कार्य में अर्थ और उद्देश्य देना। कर्मचारियों को ये महसूस करवाना कि उनका कार्य संगठन और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कर्मचारियों को महसूस करवाना है कि वो जो काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है संगठन और समाज के लिए। मैं क्यों काम कर रहा हूँ इसका उत्तर स्पष्ट करना कर्मचारियों के मन में। दूसरा है स्वायत्ता प्रदान करना। अगर हम कर्मचारियों को स्वायत्ता दे देंगे कि वो जो काम कर रहे हैं अपनी इच्छा से, अपने अनुसार करें, निर्णय लेने में उनको सहभागिता देंगे, उनसे पूछेंगे कि निर्णय में क्या बदलाव होना चाहिए, निर्णय सही है या नहीं, सहभागिता बढ़ाएं, अत्यधिक नियंत्रण ना लगाए कर्मचारियों पर, तब भी कर्मचारी जो है वो खुशी खुशी अपना काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौशल विकास और सीखने के अवसर। अगर कर्मचारियों को टाइम टू टाइम प्रशिक्षण दिया जाए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाए, नए कार्य अवसर दिए जाए, सीखने का वातावरण बनाया जाए, तो भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप होता है कर्मचारियों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पहचान और सराहना।
जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी मौखिक प्रशंसा की जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, प्रमाण पत्र, धन्यवाद पत्र दिया जाए। ठीक है, ये बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि को बढ़ाता है। अब देखिए, सर्टिफिकेट अगर किसी कर्मचारी को हम देंगे, प्रमाण पत्र या धन्यवाद पत्र अगर हम देंगे, तो कर्मचारी को उससे कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होगा। उस सर्टिफिकेट को बेचकर वो कहीं जा नहीं सकता, पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, वो सर्टिफिकेट बेचकर उसको पैसे थोड़े ना मिलेंगे, लेकिन उससे उसको क्या मिल गए, आंतरिक संतुष्टि मिल गई है। एंड आंतरिक संतुष्टि मिलेगी तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ये भी एक विधि है। नेक्स्ट है चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव लक्ष्य। ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाए संगठन के जो बहुत आसान हो, ना बहुत कठिन। ऐसे लक्ष्य जो ना तो बहुत आसान हो कि 1 मिनट में हो जाए, ना बहुत ही कठिन हो। लक्ष्य प्राप्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है, तो लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो कर्मचारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, विश्वास और सम्मान का वातावरण बनाना, कर्मचारियों पर भरोसा दिखाना, ये दिखाना कि हमें कर्मचारियों पर भरोसा है, उनकी राय और उनके सुझाव को महत्व देना, इससे भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ता है। उनको लगता है कि हाँ, उनकी भी कोई वैल्यू है फर्म में। प्रभावी नेतृत्व करना, मार्गदर्शन देने वाला, प्रेरक और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व करना। ठीक है, नेतृत्व में मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना, सहानुभूति देना, केवल आदेश देने की बजाय सहयोगात्मक शैली अपनाना। ठीक है, सकारात्मक कार्य संस्कृति मतलब कि सहयोग देना, खुलापन और पारदर्शिता, भय और दंड आधारित संस्कृति से बचाना। ठीक है, इससे भी कर्मचारियों को खुशी दी जा सकती है, कर्मचारियों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करेंगे, उन्हें सहयोग देंगे, खुलापन रखेंगे एंड उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, उनको डराएंगे धमकाएंगे नहीं। अगर डराएंगे धमकाएंगे तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनका ख़त्म हो जाएगा। तो उनको डराना धमकाना नहीं है, उनको सकारात्मक महसूस करवाना है। ठीक है, पॉजिटिव फील करवाना है। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से जो कर्मचारी है वो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लाभ क्या होते हैं। अगर कर्मचारी अंदर से मोटिवेट होगा काम के लिए, तो दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आएगी, मतलब लंबे टाइम तक वो कर्मचारी उस फर्म में, उस संगठन में काम करेगा, संगठन छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, उसके मन में नए विचार आएंगे, नवाचार। ठीक है, रचनात्मकता बढ़ेगी उसकी, वो आत्मसंतुष्ट महसूस करेगा, उसकी खुशी बढ़ेगी, संगठन के प्रति वो निष्ठावान बनेगा। तो ये फ़ायदे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाने के कर्मचारियों के अंदर। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीमों में विविधता से क्या तात्पर्य है, इसके लाभ और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। किसी भी टीम में विविधता क्यों होती है और विविधता के लाभ क्या है और क्या क्या चुनौतियाँ सामने आती है विविधता के साथ, आइए देखते हैं। टीमों में विविधता का प्रबंधन का मतलब है कि टीम के सदस्यों के बीच मौजूदा भिन्नताओं जैसे लिंग, आयु, जातीयता, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, कौशल, अनुभव, सोच और कार्यशैली को स्वीकार करना, सम्मान देना और सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करना। ठीक है, ताकि जो टीम है वो उच्च प्रदर्शन कर सके, मतलब टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, हाई परफॉर्मेंस दे सके, नवाचार मतलब कि टीम जो है वो कुछ नया इनोवेट करे और सहयोग करे एक दूसरे का। ठीक है, तो इस वजह से टीम की विविधता का प्रबंधन करना होता है। अब टीम में विविधता होती है क्योंकि टीम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, टीम में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, कई लोगों का समूह होता है जब एक टीम बनती है। 1-2 व्यक्ति नहीं होते टीम में, बहुत सारे लोगों का समूह होता है ये। ठीक है, अब जितने भी लोग होते हैं उनमें भिन्नता भी होती है। भिन्नता कई आधार पर होती है, जैसे लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, जाति सबकी अलग अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, भाषा अलग होती है। ठीक है, शिक्षा भी अलग होती है, किसी ने 12th पास कर रखी है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने MBA कर रखी होगी। ठीक है, तो सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होती है। कौशल तो सबके अलग होते ही है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो कोई किसी चीज़ में। अनुभव भी सबके अलग होते हैं और सोच भी। तो इस तरीके से टीम में काफ़ी विविधता होती है एंड हमें उस विविधता का प्रबंधन करना होता है, उस विविधता को मैनेज करना होता है। ठीक है, मैनेज हम कैसे करेंगे, टीम मेंबर्स को हमें स्वीकार करना होता है, उनको सम्मान देना होता है एंड सकारात्मक रूप से उनको प्रेरित करना होता है। इस तरीके से हम ये जो
विविधता है इसका प्रबंधन करते हैं ताकि टीम उच्च प्रदर्शन दिखाए। ठीक है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रभावी ढंग के साथ काम करना होता है। यही मैनेजिंग डाइवर्सिटी होती है। अलग अलग पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो एक साझा लक्ष्य के लिए, सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होता है एंड उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी प्रभावी ढंग से काम करते हैं। ठीक है, यही होती है मैनेजिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को मैनेज करना। अब टीम में विविधता के कई प्रकार है, जैसे जनसांख्यिकी विविधता, ये होती है लिंग, आयु, जाति और संस्कृति के आधार पर विविधता। एक होती है कार्यात्मक विविधता, ठीक है, जो कि विभिन्न कौशल और विशेषज्ञता के आधार पर होती है। हर व्यक्ति के काम करने की विविधता होती है, किस आधार पर? कौशल के आधार पर। हर व्यक्ति के अंदर अलग कौशल होता है जिसकी वजह से उसकी कार्यात्मक विविधता भी होती है उसमें। ठीक है, कार्य करने का तरीका भी हर व्यक्ति का अलग होता है क्योंकि उसमें कौशल अलग है। संज्ञानात्मक विविधता होती है। संज्ञानात्मक विविधता क्या होती है? सोचने विश्लेषण के जो अलग तरीके होते हैं। हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से विश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये होती है संज्ञानात्मक विविधता। एक होती है अनुभव आधारित विविधता। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में अलग अनुभव प्राप्त किया होगा, हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि अलग होती है। ठीक है, तो ये होती है अनुभव आधारित विविधता। तो ये विविधता के प्रकार हैं। आइए अब देखते हैं विविधता के लाभ क्या होते हैं टीम में। तो रचनात्मकता में वृद्धि होती है। जब विविधता होगी तो क्या होगा? नए नए विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है, सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनके मन में। ठीक है, जिससे इनोवेशन होगा, नवाचार होगा। विभिन्न दृष्टिकोण नए और बेहतर विचारों को जन्म देते हैं। बेहतर निर्णय निर्माण होता है। ठीक है, अनेक मतों पर विचार करने से संतुलित और गुणवत्तापूर्ण निर्णय होते हैं। जब विविधता होती है तो सभी लोग बेहतर तरीके से क्या करते हैं? अपनी राय दे पाते हैं, अलग अलग राय मिलती है जिससे बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, समस्या समाधान क्षमता में सुधार होता है। किसी भी समस्या का समाधान करना है तो उसकी क्षमता में सुधार होता है। ठीक है, विविधता से। संगठनात्मक सीख और विकास, मतलब सदस्य एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, जब विविधता होगी तो क्या होगा? संगठनात्मक सीख और विकास होगा। सभी सदस्य एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सहायता मिलती है। ठीक है, समावेशी और सकारात्मक कार्य संस्कृति बनती है। मतलब जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनमें समान अवसर, सम्मान और सहभागिता की भावना विकसित होती है कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, समान अवसरों का लाभ उठाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं टीम विविधता के। आइए अब देखते हैं टीमों में विविधता की चुनौती क्या क्या होती है। पहला है संचार बाधाएं। अगर एक टीम में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं तो आपस में उन्हें बातचीत करने में, संचार करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, अभिव्यक्ति की शैली सबकी अलग होती है, सभी अपने भाव, अपने विचार अलग तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, तो इससे गलतफहमी हो सकती है। ठीक है, संघर्ष हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीम में अगर विविधता है तो क्या होगा? जितने भी मेंबर्स हैं उनके विचार, उनके भाव, उनकी जो सोच है वो भी अलग होगी। एंड जब सोच अलग होती है, जब विचार अलग होते हैं तो उससे वैचारिक टकराव हो सकता है। ठीक है, वैचारिक टकराव से, विचारों में अंतर से टकराव होगा, वैचारिक टकराव होगा जिससे संघर्ष और मतभेद हो सकते हैं। टीम की एकता में कमी आ सकती है। हम बनाम वे की भावना विकसित हो सकती है। मतलब कि टीम मेंबर्स जो है वो हम की भावना को छोड़कर मैं की भावना में आ सकते हैं कि वो ये सोचे कि मैं सब कुछ हूँ, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करें, सिर्फ मैं कर रहा हूँ जो भी इस टीम के लिए कर रहा हूँ। ये चीज़, ये भावना विकसित हो सकती है टीम मेंबर्स में, जिससे टीम की एकता में कमी आ सकती है। निर्णय प्रक्रिया में देरी हो सकती है क्योंकि अधिक विचार विमर्श करने से निर्णय लेने में समय लग सकता है। ठीक है, पक्षपात हो सकता है कि किसी एक टीम मेंबर के प्रति पक्षपात किया जाए या किसी मेंबर के साथ भेदभाव किया जाए। इससे क्या हो सकता है? नकारात्मक वातावरण बन सकता है टीम का। ठीक है, कई बार क्या होता है जब विविधता ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि भेदभाव हो सके। कई बार नीची जाति के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं विविधता प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियाँ क्या है। तो समावेशी और संवेदनशील नेतृत्व करना होगा। समावेशी का मतलब क्या है? सभी को साथ लेकर चलना है। ठीक है, विविधता और संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना है।
विविधता जो है उसका सम्मान करना है, विविधता के प्रति संवेदनशील कैसे बना जा सकता है इसका प्रशिक्षण देना है टीम मेंबर्स को, ठीक है, कि कैसे वो संवेदनशील बने विविधता के प्रति। सबको खुला वातावरण देना है, सम्मानजनक व्यवहार करना है सबके साथ, ठीक है। दो तरफा संवाद जो है उसको बढ़ावा देना है। दो तरफा संवाद मतलब कि सिर्फ ऐसा ना हो कि एक बोल रहा है दूसरा सुनता ही जा रहा है, नहीं, दोनों को बोलने का और सुनने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट नियम और नीतियाँ बनाकर टीम चार्टर में और निष्पक्ष प्रदर्शन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा विविधता का प्रबंधन हो सकता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है, टीम प्रदर्शन के सुधार में इसकी भूमिका स्पष्ट करो। कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है? एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है ये, जिसके माध्यम से ये पहचाना जाता है और विश्लेषण किया जाता है कि किसी व्यक्ति या टीम के पास कौन कौन से ज्ञान, कौशल, क्षमताएं और व्यवहार मौजूद है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पहचाना जाता है कि किसी व्यक्ति या टीम के पास कितना ज्ञान है, कितना कौशल है, कितनी क्षमताएं हैं, ठीक है, कितने मूल्य मौजूद हैं किसी विशेष भूमिका या लक्ष्य के लिए, ठीक है। किसी कार्य के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए या वह योग्यता किस व्यक्ति, किस टीम में कितनी है, इसका मूल्यांकन करना ही कॉम्पिटेंसी मैपिंग कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी टीम की भी हो सकती है। अभी व्यक्ति का एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चाहता है IAS बनना, ठीक है। तो IAS बनने के लिए उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए और अभी उसके अंदर कितनी योग्यता है। जब इसका आकलन किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसी को कॉम्पिटेंसी मैपिंग कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये देखा जाता है कि व्यक्ति कॉम्पिटेंट है या नहीं। कॉम्पिटेंट मतलब कि योग्य है या नहीं उस चीज़ के लिए जो चीज़ वो चाहता है, ठीक है। इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं? ज्ञान, विषयाकारी से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कौशल होना चाहिए, कौशल मतलब कार्य करने की तकनीकी या व्यावहारिक क्षमता। कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर की डिग्री इसने हासिल कर ली, ठीक है। अब उसके पास ज्ञान तो है, लेकिन क्या उसके पास कौशल है? मान लीजिए वो सर्जन बन जाता है, तो सर्जरी उसने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली कि हाँ भाई ये इक्विपमेंट्स होती है, ये मेडिसिन होती है, ये एनेस्थीसिया होते हैं, ठीक है। उसने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली उस व्यक्ति ने, उसको ज्ञान तो पूरा है, ठीक है, लेकिन क्या उसके अंदर कौशल है? क्या वो सर्जरी कर सकता है किसी की, ठीक है। तो ये होता है कौशल। कौशल क्या होता है? कार्य करने की तकनीकी या व्यावहारिक क्षमता, ठीक है, कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, एबिलिटी कितनी है वो कोई काम करने की, ठीक है। क्षमताएं, सीखने, समस्या हल करने की क्षमता, ठीक है। व्यवहार, इसमें होता है टीम वर्क, नेतृत्व और संचार, ठीक है। मूल्य और दृष्टिकोण, ये भी इसी में शामिल है। व्यक्ति के अंदर मूल्य कितने हैं, ईमानदारी है या नहीं, वो जिम्मेदारी अपनी समझता है या नहीं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कार्य और भूमिका का विश्लेषण किया जाता है कि व्यक्ति को क्या काम करना है। उसके अंदर जो दक्षता है, उस व्यक्ति के अंदर या टीम के अंदर जो दक्षता है उसकी पहचान की जाती है, मतलब उसके अंदर जो ऑलरेडी एबिलिटीज़ है उनकी पहचान की जाती है। मौजूदा दक्षताओं का आकलन किया जाता है, ठीक है। दक्षता अंतर की पहचान की जाती है। दक्षता अंतर मतलब कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने अभी बताया, वो IAS बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति है, वो लॉयर बनना चाहता है, ठीक है। लॉयर बनने के लिए उसके पास कितनी क्षमता है, वो डिबेट करने में कितना अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, पहले इसका आकलन किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि अगर वो अच्छा लॉयर बनना चाहता है तो उसके अंदर कितनी क्षमता होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल किस लेवल तक होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो वास्तव में है और जो होना चाहिए उसका अंतर जो है वो होता है दक्षता अंतर। जो एबिलिटीज़ उसमें पहले से है एंड जो एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, उनका जो अंतर है वो कहलाता है दक्षता अंतर, ठीक है। इसकी पहचान की जाती है। प्रशिक्षण दिया जाता है, विकास योजना बनाई जाती है। आइए अब देखते हैं टीम प्रदर्शन सुधार में कॉम्पिटेंसी मैपिंग की भूमिका। टीम प्रदर्शन सुधार कैसे कर सकती है कॉम्पिटेंसी मैपिंग? तो सही व्यक्ति को सही कार्य देकर, ठीक है। टीम सदस्यों को कार्य उनकी क्षमता के अनुसार दिए जाते हैं, इससे कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ती है और गति भी बढ़ती है। टीम की कमजोरियों की पहचान की जाती है कि टीम में किस कौशल की कमी है, ठीक है, एंड जिस कौशल की कमी है उसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है।
सामान्य प्रशिक्षण की बजाय विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जाता है। टीम वर्क और समन्वय में सुधार किया जाता है। प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट होती है। टकराव और भ्रम इससे कम होता है। प्रदर्शन मूल्यांकन में पारदर्शिता होती है। ठीक है, व्यक्ति निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर पाता है। इससे नेतृत्व और उत्तराधिकार का विकास होता है। भविष्य के नेताओं की पहचान की जाती है। ठीक है, प्रेरणा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है व्यक्ति अपनी ताकत पहचान पाता है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग के जरिए, कॉम्पिटेंसी मैपिंग से व्यक्ति को पता चलता है कि उसके अंदर ऑलरेडी कितनी ताकत है, उसके अंदर प्रेरणा और आत्मविश्वास आता है एंड भविष्य में वो नेता भी बन पाता है। ठीक है, भविष्य में वो अपने आप में नेतृत्व के गुण विकसित कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए यदि किसी टीम को डिजिटल प्रोजेक्ट करना है कोई, ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग की जाएगी एंड कॉम्पिटेंसी मैपिंग से ये पता चलेगा कि इस टीम में किस व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान है, किसको समन्वय और संचार में दक्षता प्राप्त है, किस में नेतृत्व की क्षमता है। फिर उसको वही कार्य दिया जाएगा जो उसमें क्षमता होगी। इसके आधार पर टीम का गठन और कार्य विभाजन किया जाता है। जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है उसको लीडर बना दिया जाता है। जो संचार में अच्छा होता है उसको कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। जिसमें तकनीकी ज्ञान हो उसको टेक्नीशियन बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्पिटेंसी मैपिंग से पता चलता है कौन से टीम मेंबर में क्या योग्यता है एंड इसी आधार पर फिर कार्य विभाजन में भी मदद मिलती है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में पीयर नेटवर्क का महत्व और कार्य निष्पादन में इसकी भूमिका को समझाओ। जो पीयर नेटवर्क है इसका महत्व क्या होता है संगठन में और कार्य निष्पादन में इसकी क्या भूमिका होती है, मतलब कि कोई भी काम अच्छे से करने में इसकी भूमिका क्या होती है पीयर नेटवर्क की। पीयर नेटवर्क का मतलब है संगठन के भीतर समान स्तर के कर्मचारियों के बीच बने अनौपचारिक संबंध और सहयोगी नेटवर्क। ठीक है, जैसे एक क्लास होती है उसमें जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका स्तर समान होता है, सभी एक क्लास के ही बच्चे होते हैं। ठीक है, सबका लेवल सेम होता है, तो सभी बच्चों के बीच में अनौपचारिक संबंध बन जाते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन, सभी एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, ये स्कूल की बात हो गई है। स्कूल में क्लासेस में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो भी पीयर नेटवर्क होता है। ऐसे ही ये कभी कभी टीम में भी देखने को मिलता है। टीम में भी वो लोग जो समान स्तर पर होते हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ऐसे कंपनी होती है, कंपनी में क्या होता है, वो लोग जो कि समान लेवल पर होते हैं, समान स्तर पर होते हैं, इक्वल लेवल पर, वो भी एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। अनौपचारिक संबंध उनमें विकसित हो जाता है, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो यही होता है पीयर नेटवर्क। ये नेटवर्क औपचारिक संगठनात्मक संरचना के बाहर बनते हैं। ठीक है, लेकिन कार्य संस्कृति और प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आप कहीं जॉब पर जाते हैं, वहाँ पे फिर वो लोग जो कि आपकी तरह जॉब कर रहे होंगे उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, इनफॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको कोई मदद चाहिए तो मदद ले सकते हैं। ठीक है, अपने काम में, तो आपकी कार्य संस्कृति और प्रदर्शन पर गहरा असर उन लोगों का पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं संगठन में पीयर नेटवर्क का महत्व क्या है। तो सूचना का त्वरित आदान प्रदान हो पाता है, तुरंत सूचना हमारे पास आ जा सकती है। ठीक है, सहकर्मियों के बीच जानकारी जल्दी साझा हो जाती है, औपचारिक चैनलों की तुलना में कम समय लगता है। ठीक है, आपसी सहयोग और सहायता, अब सभी कर्मचारी एक दूसरे के दोस्त बनेंगे तो इससे क्या होगा, कठिन काम में सभी सहकर्मी एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, आपसी सहयोग और सहायता से काम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। टीम भावना और सहयोग की संस्कृति विकसित होती है। ठीक है, सीखने और कौशल विकास में सहायता, अनुभव साझा करने से अनौपचारिक सीख होती है। अनुभव जब एक दूसरे से साझा करते हैं सभी लोग तो इससे वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, उनके कौशल में विकास होता है, नए कर्मचारी जल्दी संगठन के अनुरूप ढल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कर्मचारी है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का भावनात्मक समर्थन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपको डिप्रेशन हो, कार्य दबाव हो, काम का दबाव है, अगर आप असफल हो जाए किसी काम में तो कर्मचारी आपका, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके लेवल पर ही जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे, जो आपके दोस्त बन गए हैं किसी कार्यस्थल पर या टीम में या क्लास में, वो आपका मनोबल बढ़ाएंगे। ठीक है,
कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो पीयर नेटवर्क से हमें भावनात्मक समर्थन भी मिलता है, ठीक है, एंड हम कुछ नया सीख भी पाते हैं, हमारे क्वेश्चन में भी विकास होता है, ठीक है, और आपसी सहयोग और सहायता भी मिलती है। आइए अब देखते हैं कार्य निष्पादन में पीयर नेटवर्क की क्या भूमिका है। कार्य निष्पादन मतलब कि वर्क परफॉर्मेंस में पीयर नेटवर्क की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। इससे कार्य दक्षता में वृद्धि होती है, काम जो है वो अच्छे से होता है, तेज़ी से होता है, काम में गलती कम होती है, क्योंकि हम अपने दोस्तों से, अपने जो पीयर नेटवर्क है उनसे पूछ सकते हैं कि कोई काम कैसे करना है। समस्या समाधान में सहायता मिलती है, समस्या का बेहतर समाधान कर पाते हैं, रचनात्मकता में वृद्धि होती है, नवाचार बढ़ता है, ठीक है, सहकर्मी एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, सामाजिक दबाव से कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, समन्वय और सहयोग मिलता है हमें, हमारे जो पीयर्स हैं उनका हमें सहयोग मिलता है, ठीक है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, एंड विभिन्न विभागों के बीच अनौपचारिक समन्वय हो पाता है, कार्यों में रुकावट कम होती है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगठन में संघर्ष के प्रकार और उन्हें प्रबंधित करने की विधियों को समझाओ। संघर्ष क्या होता है? वो स्थिति होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या विभागों के बीच में टकराव हो जाए। टकराव किस चीज़ को लेकर? टकराव हित को लेकर, लक्ष्य, विचार या संसाधन को लेकर, ठीक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह या विभाग जो है वो आपस में किसी लक्ष्य को पाने के लिए या किसी विचार को लेकर या किसी संसाधन को लेकर आपस में लड़ते हैं, टकराते हैं, टकराव होता है उनके बीच में, तो वो कहलाते हैं संघर्ष। संघर्ष संगठन का स्वाभाविक हिस्सा है। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी, अगर सही ढंग से इसको प्रबंधित ना किया जाए तो, ठीक है। आइए देखते हैं संगठन में संघर्ष के प्रकार क्या होते हैं। पहला होता है व्यक्ति आंतरिक संघर्ष। कई बार क्या होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर विचारों, मूल्यों और भूमिकाओं का टकराव हो रहा होता है, ठीक है। व्यक्ति अपने कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में द्वंद्व में होता है कि काम करूं या परिवार को संभालूं। कई बार व्यक्ति के अंदर ही एक युद्ध चल रहा होता है अपने विचारों का, ठीक है। तो ये होता है व्यक्ति आंतरिक संघर्ष। एक होता है व्यक्ति व्यक्ति संघर्ष। ये क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच मतभेद होना, ठीक है। मतभेद किस कारण से? मतभेद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तित्व को लेकर, ठीक है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व आपसे अच्छा है तो आपको उससे ईर्ष्या हो सकती है, ठीक है, जिससे संघर्ष हो सकता है। अगर दो लोगों के दृष्टिकोण अलग है तो उनमें संघर्ष हो सकता है। संचार शैली में अंतर के कारण संघर्ष हो सकता है। तो ये होते हैं व्यक्ति व्यक्ति संघर्ष, ठीक है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है समूह आंतरिक संघर्ष। एक ही टीम या समूह के सदस्यों के बीच में जो संघर्ष होता है इसको बोलते हैं समूह आंतरिक संघर्ष, ठीक है। इसका कारण होता है अस्पष्ट भूमिका, नेतृत्व संघर्ष और संसाधनों की कमी, ठीक है। एक होता है समूह अंतर संघर्ष। ये दो या दो से अधिक विभागों के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये दो अलग अलग विभागों, अलग अलग टीम के बीच में संघर्ष होता है। कई बार दो तीन टीम होती है, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। एक होता है कार्यात्मक और अकार्यात्मक संघर्ष। कार्यात्मक संघर्ष जो है ये रचनात्मक नवाचार को बढ़ावा देता है। अकार्यात्मक संघर्ष कार्य निष्पादन और संबंधों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं संघर्ष प्रबंधन की विधियां क्या क्या हैं, कैसे हम संघर्ष को, कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं। सबसे पहले है परिहार, अस्थायी रूप से टाल देना संघर्ष को, ठीक है। जब मुद्दा छोटा हो या समय की कमी हो, खास तौर से तब, ठीक है। मान लीजिए छोटी सी बात है तो उसको लेकर क्या बहस करना, या समय कम है तो भी बहस नहीं कर सकते। तो परिहार का मतलब है अवॉइड करना, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, संघर्ष को अस्थायी रूप से टाल दो, ठीक है। दूसरा होता है समायोजन, एक पक्ष दूसरे की बात मान लेता है इसमें, ठीक है। ये होता है संबंध बनाए रखने के लिए, कि हमारा जो संबंध है वो ना टूटे, तो इसलिए हम सामने वाले की बात मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपसे बोलता है कि ये बात मान लो, एंड फिर आप दोनों के बीच में एक टकराव होता है, मतभेद होता है। फिर आप सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो दोस्ती टूट जाएगी, तो आप उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समायोजन में एक पक्ष दूसरे की बात मान लेता है ताकि संबंध बना रहे, ये होता है समायोजन। नेक्स्ट होता है प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या होता है, एक पक्ष अपनी बात मनवाता है, ठीक है,
आपातकालीन या निर्णायक स्थितियों में ये उपयोगी होता है। जब आपातकाल की स्थितियों तब ये ज़्यादा उपयोगी होता है। एक व्यक्ति बोलता है कि तुम सबको मेरी बात माननी होगी, ठीक है, तो ये होती है प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है समझौता। इसमें क्या होता है, दोनों पक्ष कुछ कुछ का त्याग करते हैं, त्वरित समाधान के लिए प्रभावी है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब दोनों लोग कुछ ना कुछ त्याग करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एक होता है सहयोग, दोनों पक्ष मिलकर कोई समाधान खोजते हैं। सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक विधि होती है ये। सहयोग जो है ये लंबे टाइम तक चलता है और सबसे प्रभावी होता है। एक होता है संवाद और बातचीत। ये क्या होता है, खुला संवाद, सक्रिय सुनना, गलतफहमियों को दूर करना, ठीक है। गलतफहमी क्या है, संघर्ष क्यों हो गए, इस पर विचार करना और गलतफहमी को दूर करना। आइए अब देखते हैं मध्यस्थता और परामर्श। इसमें क्या होता है, तीसरे पक्ष के द्वारा समाधान किया जाता है, ठीक है। ये जटिल या भावनात्मक संघर्षों में ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें तीसरा व्यक्ति आता है और वो परामर्श देता है, मध्यस्थ होने का काम करता है, ठीक है, और फैसला करवाता है। आइए अब देखते हैं प्रभावी संघर्ष प्रबंधन का महत्व क्या है। तो जब हम प्रभावी तरीके से इफ़ेक्टिव वे में कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो इससे कार्य निष्पादन में सुधार होता है, हमारा काम बेहतर तरीके से हो पाता है, टीम वर्क और सहयोग बढ़ता है, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं टीम के वो अच्छे से काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तनाव और नकारात्मकता कम होती है, संगठनात्मक निर्णय बेहतर होते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक प्रतिक्रिया की अवधारणा और उसे प्रभावी ढंग से देने के सिद्धांतों को समझाओ। नकारात्मक प्रतिक्रिया मतलब कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है एंड कैसे हम नेगेटिव फीडबैक को प्रभावी ढंग से दे सकते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, ठीक है, और हम जो संदेश देना चाहते हैं वो उस तक पहुँच भी जाए। नकारात्मक प्रतिक्रिया वो प्रतिक्रिया होती है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य, व्यवहार या प्रदर्शन की कमियों, त्रुटियों या कमजोरियों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। कोई व्यक्ति जो है उसने कोई कार्य किया, उसमें क्या कमी थी, क्या गलती थी, त्रुटि क्या थी, उस व्यक्ति की कमजोरी क्या थी, इन सब की ओर उस व्यक्ति का ध्यान दिलाया जाता है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। ये होती है नकारात्मक प्रतिक्रिया। क्या होती है ये, नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है आलोचना करना नहीं बल्कि भविष्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाना। ये आलोचना करने के लिए नहीं की जाती बल्कि भविष्य में वो व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करे इसलिए की जाती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसके सिद्धांत क्या है, कैसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो व्यवहार पर ध्यान दें, व्यक्ति पर नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई है जो लापरवाह है एंड आपको उसको बताना है कि आप लापरवाह है, तो आप ऐसे ना बोले कि आप लापरवाह है, आप ऐसे बोले कि रिपोर्ट समय पर जमा नहीं हुई, ठीक है। व्यक्तिगत हमले से बचें, समय पर प्रतिक्रिया दें, गलती के तुरंत बाद प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होती है, देर से दी गई प्रतिक्रिया अपना महत्व खो देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई गलती की, ठीक है, आप उसी टाइम उसको अगर बोल दे कि आपने ये गलती की है, इसमें सुधार करिए, ठीक है, तो वो बेहतर रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलती की और आप 6 महीने बाद या 10 दिन बाद उस व्यक्ति को बोल गए कि आपने उस टाइम उस दिन वहाँ पर वो गलती की थी, ठीक है, तो वो फिर जो प्रतिक्रिया है वो महत्व खो देती है, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता, ठीक है। नेक्स्ट है स्पष्ट और तथ्य आधारित, ठीक है। आप जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और स्पष्ट टिप्पणी ना करें, ठोस उदाहरण और तथ्य प्रस्तुत करें, ठीक है। तथ्य आधारित प्रतिक्रिया दें, निजी और सम्मानजनक तरीके से दें, सार्वजनिक रूप से आलोचना ना करें किसी की, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कोई गलती की तो सबके सामने आपको नहीं बताना कि आपने ये गलती की, बल्कि उस व्यक्ति को अपने पास बुलाएं और गोपनीय तरीके से, निजी रूप से उस व्यक्ति को उसकी गलती के बारे में बताएं, सम्मानजनक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है समाधान और सुधार पर जोर दें, केवल समस्या ना बताएं बल्कि सुधार के उपाय और अपेक्षाएं भी स्पष्ट करें कि वो कैसे अपनी गलती सुधार सकता है। संतुलित भाषा का उपयोग करें, कठोर या अपमानजनक शब्दों से बचें कि तुम्हें कुछ आता नहीं है या तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे शब्द ना बोलें। शांत और सकारात्मक स्वर रखें। संवाद को दो तरफा बनाएं, सिर्फ आपको नहीं बोलना बल्कि सामने वाले की बात भी सुननी है, उससे प्रश्न भी पूछने हैं, उसके सुझाव भी लेने हैं, ठीक है।
तो ये होती है प्रभावी नकारात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रभावी नकारात्मक प्रतिक्रिया के लाभ क्या है। तो इससे क्या होता है, इससे प्रदर्शन में सुधार होता है। ठीक है, सीखने और विकास को बढ़ावा मिलता है, विश्वास बढ़ता है, पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक है, संगठनात्मक अनुशासन और गुणवत्ता विकसित होती है। ठीक है, तो ये इसके लाभ हैं। प्रदर्शन सुधरता है, सीखने का अवसर मिलता है, विकास को बढ़ावा मिलता है, विश्वास बढ़ता है, पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आता है, कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों से निपटने की रणनीति समझाओ। तो वो कर्मचारी जो कमज़ोर प्रदर्शन करते हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। कमज़ोर प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। जब कोई कर्मचारी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा ना कर पाए, ठीक है, जो लक्ष्य है उसका, उन लक्ष्यों को पूरा ना कर पाए, कार्य की गुणवत्ता या समय सीमा में लगातार चूक करें, काम सही से ना करें, सही समय पर काम पूरा ना करें। ठीक है, या जो कौशल उससे अपेक्षित है वैसा कौशल ना दिखाए, वैसा व्यवहार ना दिखा पाए, तो उसको बोलते हैं कमज़ोर प्रदर्शन वाला कर्मचारी। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम दिया गया कि आपको ये काम करना है, ये उस व्यक्ति को लक्ष्य दिया गया कि आपका ये लक्ष्य है, ये काम आपको पूरा करना है, एंड वो उस निर्धारित काम को, उस निर्धारित लक्ष्य को पूरा ना कर पाए, तो वो कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला कर्मचारी होगा। ठीक है, कमज़ोर प्रदर्शन के कारण क्या होते हैं, भूमिका और अपेक्षाओं की अस्पष्टता, कि आपने किसी को काम बताया कि आपको ये काम करना है लेकिन उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, कौशल या प्रशिक्षण की कमी, आपके अंदर वो कौशल ही नहीं है वो काम करने का, या आपको प्रशिक्षण नहीं मिला है अच्छे से वो काम करने का। ठीक है, तो अब भी आप कमज़ोर प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेरणा नहीं है आपके अंदर, प्रेरणा की कमी। ठीक है, कार्य दबाव या व्यक्तिगत समस्या के कारण भी हो सकता है। अनुचित नेतृत्व दिया गया है आपको, या फीडबैक का अभाव है। ठीक है, फीडबैक नहीं मिला आपको, कार्य दबाव मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे दिया आपके ऊपर। ठीक है, या आपके घर की कोई समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत समस्या, जिसकी वजह से आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कमज़ोर प्रदर्शन के। आइए अब देखते हैं कमज़ोर प्रदर्शन वाले कर्मचारियों से निपटने की रणनीतियाँ। तो क्या रणनीति है, समस्या की सही पहचान करनी है। ठीक है, प्रदर्शन डेटा और उदाहरणों के आधार पर कारण जानना है। ये कारण जानना है कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है कि व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा। कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला जो कर्मचारी है उसकी समस्या की पहचान करनी है। ठीक है, उसकी कोई व्यक्तिगत समस्या तो नहीं, ये सब जानना है। स्पष्ट अपेक्षा है, उसको अच्छे से बताना है कि आपको ये काम करना है, ये आपका लक्ष्य है। स्मार्ट लक्ष्य तय करना है, स्मार्ट लक्ष्य वही है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक है, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड, ऐसा लक्ष्य तय करना है। ठीक है, भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट करनी है, नियमित फीडबैक देना है। ठीक है, प्रशिक्षण देना है, कोचिंग या मेंटरशिप अच्छे से, सीखने के अवसर प्रदान करने हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना है, सुधार की समय सीमा तय करनी है। ठीक है, नियमित समीक्षा करनी है, समर्थन देना है, प्रेरणा देनी है उस व्यक्ति को। ठीक है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है उसको, प्रोत्साहन देना है, उपयुक्त काम सौंपना है, कार्यभार का पुनर्वितरण करना है। ऐसा नहीं कि सारा काम उसको दे दिया, नहीं, थोड़ा काम देना है। ठीक है, परामर्श देने है, उसको परामर्श देना है, उसकी सहायता करनी है, सहानुभूति प्रकट करनी है अगर वो किसी तनाव में या व्यक्तिगत समस्या में है तो। ठीक है, तो ये कुछ रणनीतियाँ थी। आइए अब देखते हैं इन रणनीतियों का महत्व क्या है। तो इससे कर्मचारियों का विकास होता है, सुधार होता है, संगठनात्मक उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, संगठन की उत्पादकता बढ़ती है, कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ती है, निष्पक्ष और मानवीय प्रबंधन हो पाता है, सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप इतना भी एग्ज़ाम के लिए करके चले जाते हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक है, एंड एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।